हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हमने लास्ट लेक्चर में प्रीएम्बल के बेसिक को देखा था। उसमें हमने देखा था कि नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट क्या है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, और इस स्टेट के ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। उसके बाद हमने देखा था कि प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हुआ है, 42nd अमेंडमेंट 1976। उसमें 3 वर्ड ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। अब आज हम एक एक जो गवर्नमेंट, जो टाइप ऑफ द गवर्नमेंट है या जो इंडियन स्टेट के जो ऑब्जेक्टिव है, या बोल सकते हैं कि सोवरेन क्या है, सोशलिस्ट क्या है, सेक्युलर क्या है, हम इन्हें एक एक से डील करेंगे। तो सबसे पहले हम सोवरेन को समझते हैं या सोवरेनिटी को समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवरेन और सोवरेनिटी? इसका मतलब है इंडिपेंडेंट, आई एम फ्री, आई कैन टेक माई डिसीजन। ठीक है, नो वन अबव, सुप्रीम, इंडिपेंडेंट टू टेक डिसीजन। ठीक है, जब हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल था, जब हमारे ऊपर अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे, तब क्या हम सोवरेन थे? तब हम सोवरेन नहीं थे ना, क्योंकि वो लोग हमारे बेसिस पे डिसीजन ले रहे थे। ठीक है, और हमें उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ रहा था। लेकिन जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट किया, जब से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, तब से हम लोग अपने आप को सोवरेन बोलने लग गए, तब से इंडिया सोवरेन हुआ। अब इंडिया में सोवरेनिटी कहाँ पे है? इंडिया में सोवरेनिटी पीपल के पास लोकेटेड है। ठीक है, मैंने आपको प्रीएम्बल में भी बताया, वी द पीपल ऑफ इंडिया इनेक्ट एंड अडॉप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब पीपल कैसे सोवरेन है? हम लोग हर 5 साल में वोट करते हैं, हमारे यहाँ चुनाव होते हैं। ठीक है, हमें वोट करना होता है, तो हम एक तरीके से सोवरेन हुए। हम हमारी गवर्नमेंट चुनने के लिए एकदम फ्री हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी राइट्स दी गई हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर वो राइट वायलेट हुई तो हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग सोवरेन हैं। ठीक, और हम लोग सोवरेन हैं तो हम हमारा डिसीजन खुद ले सकते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, वो हमारे ऊपर कैसे रूल करेंगे। ठीक है, सो वी आर द सोवरेन। ठीक, हम हर 5 साल में जाते हैं, वोट कर देते हैं, हम एक पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्सेंट देते हैं कि कम एंड रूल ऑन अस, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए काम कीजिए, हम इसलिए उन्हें वोट देते हैं। ठीक, यहां तक आप सभी को क्लियर है? तो देखा जाए तो गवर्नमेंट भी सोवरेन है। गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली जो डिसीजन सही होंगे वो ले सकती है, देश के डेवलपमेंट के लिए कोई भी डिसीजन ले सकती है। बस गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखना है कि कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रही है। ठीक है, सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो सोवरेन। यहां तक आपको क्लियर है? ठीक, अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या इंडिया एक्सटर्नली सोवरेन है? देखो, सोवरेनिटी 2 टाइप की होती है, एक होती है इंटरनली और एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल, कंट्री का इंटरनल मैटर। स्वच्छ भारत मिशन इंडिया का इंटरनल मैटर है, ये हमारी इंटरनल पॉलिसी है। ठीक, प्रधानमंत्री आवास योजना इंटरनल मैटर, इंटरनल पॉलिसी। कंट्री में कुछ भी इंटरनली, अगर हमें एक नया स्टेट भी बनाना है, जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बने, इंटरनल मैटर हम लोग बना सकते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट बना सकती है, पार्लियामेंट बना सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे। ठीक, सो इंडिया या गवर्नमेंट इंटरनल तो सोवरेन है, इंडिया इंटरनली सोवरेन है। इंटरनली हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, हमें जैसा ठीक लगता है हम वैसे लॉ बना सकते हैं सिटीजन्स के लिए। लेकिन क्या इंडियन स्टेट के पास एक्सटर्नल सोवरेनिटी है? एक्सटर्नल मतलब बियॉन्ड इंडिया, हम लोगों को दूसरे वर्ल्ड से डील करना होता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन। ठीक, ये सारा एक्सटर्नल में आ गया। हमें परमानेंट सीट चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। आप लोग न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे ना, इंडिया बार बार आवाज़ उठाता है कि यूएन में रिफॉर्म कीजिए, इंडिया को परमानेंट सीट दीजिए। ठीक, अब 1991 के बाद में एरा ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन आया। तो जब ग्लोबलाइजेशन को हमने अडॉप्ट किया, जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी ओपन करी, जब हमने ट्रेड करना स्टार्ट किया बहुत अच्छे तरीके से दूसरे नेशंस के साथ में, ट्रेड पहले भी होता था, ऐसा नहीं है कि 1990 से पहले हमारा इंगेजमेंट ही नहीं था, लेकिन पहले एक रेस्ट्रिक्टेड वे में होता था। पहले गवर्नमेंट के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे, गवर्नमेंट ट्रेड करती थी। 1991 के बाद में प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए इस फील्ड में, प्राइवेट प्लेयर्स भी ट्रेड करने लग गए। ठीक है, तो अब इंडिया ट्रेड करता है मान लो चाइना के साथ में, और
तो हम जब ट्रेड करते हैं तब हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल को ध्यान रखना होता है कि कहीं वो वायलेट नहीं हो। तो क्या हम एक्सटर्नली सोवरेन हैं? देखो एक्सटर्नली तो हमारे ऊपर ट्रेड के मामले में हमें WTO की डिसीजंस देखने रहते हैं, WTO के रूल्स मानने होते हैं। हम अपनी इच्छा से ट्रेड नहीं कर सकते, हमें WTO की डिसीजंस को ध्यान में रखना होगा। ठीक, हमारे यहाँ कोई भी इश्यूज होता है, जैसे अगर प्रोटेस्ट चल रहा है कंट्री में, या हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया, तो कहीं ना कहीं फॉरेन में उसका असर पड़ा। ठीक है, हम लोगों ने इन्फॉर्म किया अलग अलग, जैसे UN में हमने बोला कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, या उन लोगों ने इंटरफेयर करने की कोशिश की कि हमें देखना है कि वहाँ क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जब दूसरे नेशंस आते हैं या जब ये ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं तो हम थोड़े से इंडिपेंडेंट कम हो जाते हैं, क्योंकि हमें इनको भी ध्यान में रखना होता है। हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हमारे USA से भी रिलेशन अच्छे हों, हमें ये भी ध्यान रखना है हमारे रशिया से भी रिलेशंस अच्छे हों। तो कहीं ना कहीं जब बात आती है एक्सटर्नल सोवरेनिटी की, तो इंडिया पूरी तरीके से सोवरेन नहीं है। ठीक है, देखो UPSC में हमें एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। कोई भी टॉपिक होता है ना, तो हमें उसके आर्ग्यूमेंट इन फेवर एंड आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट दोनों देखने होंगे। किसी भी टॉपिक में, कोई भी स्कीम में हमें स्वच्छ भारत अभियान को क्रिटिसाइज करते भी आना चाहिए और हमें स्वच्छ भारत अभियान को डिफेंड करते भी आना चाहिए। तो वैसे ही हमें सोवरेनिटी को क्रिटिसाइज भी करते आना चाहिए कि एक्सटर्नल सोवरेनिटी नहीं बची ग्लोबलाइजेशन एरा में। फॉरेन कंट्रीज़ का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहता है, WTO का इन्फ्लुएंस रहता है ट्रेड में। ठीक, लेकिन हमें सोवरेनिटी को डिफेंड करते भी आना चाहिए कि नहीं, सोवरेनिटी बची है। कैसे? अब हम इसे कैसे डिफेंड करेंगे? हमें दोनों चीज़ में आर्ग्यूमेंट देना है। तो हम बोलेंगे कि जब 1991 के बाद में, जब से ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का फिनोमेना है, तब से इंडिया की सोवरेनिटी और इंक्रीज हो गई है। कैसे हुई है मैं बताता हूँ। 1990 के टाइम पे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था। उस टाइम पे ये सारे क्राइसिस वगैरह चल रहे थे। ठीक है, तो उसके कारण हमें लोन लेना पड़ा IMF से। ठीक, इसके लिए हमने हमारी इकोनॉमी ओपन करी, हमने LPG मॉडल अपनाया। ठीक है, तो जब हमने इकोनॉमी ओपन करी तो इन्वेस्टर्स आए इंडिया में, उन्होंने अपनी कंपनीज लेके आए यहाँ पे। ठीक है, FDI आई। तो आज अगर हम इंडिया को देखें तो 1990 में जो इंडिया था और आज 2021 का जो इंडिया है, उन दोनों में कितना डिफरेंस है। इंडिया इकोनॉमिकली ग्रो करा ना, इंडिया ने इकोनॉमिकली ग्रो करा। तो हम अपने आर्ग्यूमेंट को ऐसे डिफेंड करेंगे, विद द ऑनसेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड। ठीक है, हम ये बोलेंगे। ठीक, ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू इकोनॉमिक पावर ऑफ इंडिया। हमारा जो नॉन अलाइनमेंट था, अगर आपको ध्यान हो तो 1950s में, 1960s में पूरा वर्ल्ड दो ब्लॉक में डिवाइडेड था। एक ब्लॉक था USSR का और एक ब्लॉक था USA का। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में डिबेट चल रही थी। ठीक है, तब इंडिया ने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की? नॉन अलाइनमेंट। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो हम उस चीज़ को भी आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे, आप लोग हिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग मुझे आपको एग्जांपल देके तो समझाना होगा ना। उस टाइम भी हमने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की? ना हम कैपिटलिस्ट के साथ में गए, ना हम सोशलिस्ट के साथ में गए। हमने हमारा एक प्रिंसिपल लेके आए, नॉन अलाइनमेंट। तो ये दिखा रहा है ना कि इंडिया एक्सटर्नली भी सोवरेन है। सो हमें चीज़ों को दिखाना है कि हमारी सोवरेनिटी को खतरा भी हुआ है ग्लोबलाइजेशन से और हमारी सोवरेनिटी को फ़ायदा भी हुआ है। हमें दोनों चीज़ आनी चाहिए। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा ये हमें नहीं पता है ना, तो हमें दोनों चीज़ आनी चाहिए। एक कॉइन के दोनों साइड होते हैं और हमें दोनों पता होना चाहिए, और UPSC का यही फंडा है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट या सोशलिज्म से हम क्या समझते हैं? हम यूजुअली ये समझते हैं कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो इंडस्ट्रीज़ है या जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो सरकार डिसाइड करेगी। और एक टाइम पे ये होता भी था। पार्ले जी कितना बिस्किट बनाएगा, किस भाव में बेचेगा, ये सब कुछ सरकार डिसाइड करती थी। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद में ऐसा नहीं हुआ। जब हमने हमारी इकोनॉमी ओपन कर दी तब सब कुछ फ्री मार्केट पे छोड़ दिया गया। तो सोशलिज्म का मतलब क्या है? लिटरल मीनिंग या नैरो मीनिंग तो ये होगा उसका कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है और डिस्ट्रीब्यूशन है शुड बी ओन्ड बाय कम्युनिटी और स्टेट। इट इज़ अ नैरो व्यू। ठीक, और ब्रॉडर व्यू क्या है?
ब्रॉडर व्यू है कि टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, ठीक है, सोसाइटी में इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना। इगैलिटेरियन सोसाइटी मतलब होता है कि सारे लोग एक जैसे हो। हम सबकी इनकम एक जैसी करने की बात नहीं कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे देश में सबकी आमदनी 100 रुपये हो जाए, लेकिन किसी की 100 हो तो किसी की 80 हो, कम से कम 100 और 10 वाला अंतर तो नहीं रहे, कम से कम डिफरेंस हो, ठीक है। टू रिड्यूस इनइक्वालिटी मीनिंग है सोशलिज्म का, ठीक। आपको यहाँ तक क्लियर हुआ? सोशलिज्म इज एन अपोजिट टू कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म ये है कि जो भी इनिशिएटिव लेता है, जो भी कंपनी खोलता है, ठीक, मैंने कंपनी खोली एक्स, उस कंपनी से मुझे जितना भी फ़ायदा हो रहा है उसमें सब लोगों का हाथ होता है, उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों ने मेहनत करी आज जहाँ पे वो कंपनी है, ठीक है। तो जो मेरा जो फ़ायदा है वो इन सभी लोग में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ना, मैं प्रॉफिट अकेला क्यों ले जाऊँ, ठीक। तो कैपिटलिज्म में ये होता है कि जो इनिशिएटिव लेता है ना वही अकेला पूरा प्रॉफिट ले जाता है, और जो लोग काम करते हैं, जो लोग नीचे के स्तर पे होते हैं, उन्हें कंपनी बहुत थोड़े से रुपए देती है, ठीक है। तो कैपिटलिज्म में जो इनिशिएट करता है उसे वो पूरे रुपए लेके जाता है, और जो लोग काम करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लेके जाते हैं, उन्हें बहुत कम पे किया जाता है। और सोशलिज्म में क्या होता है कि मैंने कंपनी खोली है तो मुझे जितना भी प्रॉफिट हुआ है मैं उन सभी कर्मचारियों को बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक। यहाँ तक आपको क्लियर है? जो हम ये पढ़ते थे कैपिटलिज्म मतलब प्राइवेटाइजेशन और सोशलिज्म मीन्स गवर्नमेंट के अंदर सारी चीज़ें, ये मीनिंग कुछ हद तक सही है, लेकिन एक नैरो व्यू है, हमें एक ब्रॉडन व्यू में सोचना है, ठीक। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? तो जो वर्ड सोशलिज्म था वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक्ट किया गया। ये कब था? 1976 में, ठीक। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। 1976 था इमरजेंसी वाला टाइम। कौन सा पीरियड था? इमरजेंसी वाला, ठीक। अब मुझे आपसे ये पूछना है, क्या इंडिया 1976 से पहले क्या सोशलिस्ट नेशन नहीं था? हमें क्या ज़रूरत पड़ गई? देखो, हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, हमें हर चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये वर्ड क्यों ऐड किया गया, वर्ड क्यों डिलीट किया गया, ठीक। तो उसका लॉजिक भी होगा। सोशलिज्म हैज़ इवॉल्व विद द टाइम, जो कि मैंने आपको बताया 1950s में गवर्नमेंट ने सब कुछ कंट्रोल करके रखा था। 1970s में थोड़ी सी इकोनॉमी ओपन करी, 1980 में और करी, 1990 में पूरी कर दी गई। तो सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट भी इवॉल्व होते गया, ठीक है। सोशलिज्म मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ गवर्नमेंट अपने पास रख ले। सोशलिज्म मतलब ये है कि हम दे दें, हम प्राइवेट को भी दे दें, लेकिन सरकार की कोशिश ये रहेगी कि जो सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है उसे हम रिड्यूस करें, हम सोसाइटी को इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाएं, ठीक है। और कैपिटलिज्म वो होता है जहाँ पे जो इनिशिएट करता है, जो कंपनी खोलता है, वो पूरा फ़ायदा ले जाता है, और जो कर्मचारी रहते हैं, जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस के समझ में आ गया। सोशलिज्म वॉज एट इट जेनेट ड्यूरिंग 1970s, और 1976 में ये वर्ड लेके आया गया। इस टाइम पे एक स्लोगन चला, गरीबी हटाओ, ठीक। अब देखो, कई बार या हर बार ही किसी की भी गवर्नमेंट हो, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिव ज़रूर होता है। सोशलिज्म पहले भी था, सोशलिज्म आज भी है कंट्री में, ठीक है। लेकिन कई बार कुछ वर्ड ऐड करने से फ़ायदा होता है, तो इसलिए भी ऐड कर दिया जाता है। बाकी सोशलिज्म तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में था ना पहले भी, ठीक। तो ये सारा गवर्नमेंट का खेल रहता है, चाहे वो कोई सी भी गवर्नमेंट हो, सभी गवर्नमेंट ऐसा ही करती है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें हर कॉइन के दोनों हिस्से पता होना चाहिए। अब आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया कि क्या विद द ऑनसेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन द कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म इज डाइल्यूटेड। हमने हर चीज़ प्राइवेटाइज कर दी। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट क्या बोलती है? 1% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, 1% ऑफ द रिच पीपल होल्ड 70% ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। मतलब 1% भारत की आबादी बहुत ज़्यादा अमीर है और बाकी के लोग बहुत ज़्यादा गरीब है। तो सोचो कितना ज़्यादा अंतर है, अमीर और गरीब के बीच में कितना ज़्यादा अंतर है। अंबानी, अडानी ये बहुत अमीर है और बाकी के लोग बहुत गरीब हैं। अगर हम उनकी इनकम और अगर हम अपनी इनकम देखें तो कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो हमें
ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोशलिज्म एक डाइल्यूटेड कंसेप्ट है, देयर इज़ अ वाइडनिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। हम हर चीज़ प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आज रेलवे स्टेशन को कर दो, एयरपोर्ट को कर दो, जो आ रहा है सबको प्राइवेटाइज कर दो। तो एक तरीके से देखो तो गरीब के पास तो कुछ भी नहीं बच रहा, सरकार क्या कर रही है। लेकिन हमें आर्ग्यूमेंट डिफेंड भी करना है, ठीक। तो हम बोलेंगे कि नहीं, गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आई, हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ का आइडिया है नीति आयोग का, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, नरेगा, मनरेगा, जितने भी स्कीम्स हैं, हम यही बताएंगे ना कि इनसे क्या हो रहा है, गरीबों को घर मिल रहा है, गरीबों को गैस सिलेंडर मिल रहा है, तो सरकार उनके लिए भी काम कर रही है। हमें हमारी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। बेसिकली आप बोलेंगे कि सर ये इन स्कीम से बहुत कम लोगों को फ़ायदा हुआ, ठीक है, ये प्राइवेटाइज बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हमें डिफेंड भी करना है। और हमें ये भी सोचना है, हम जब ऑक्सफैम की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये भी सोचना है कि ये बात तो सही कह रही है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट बात तो सही कह रही है ना, डिवाइड तो हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो क्या सोशलिज्म डाइल्यूटेड कॉन्सेप्ट है? यस, लेकिन उसे डिफेंड भी करना है तो ऐसे करेंगे। हम आंसर्स में ये लिखेंगे कि यस, सोशलिज्म हैज़ टू सम एक्सटेंट हैज़ डाइल्यूटेड, जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो लोगों तक पहुंच नहीं रही है, बट इंडिया इज़ स्टिल अ सोशलिस्ट कंट्री। और हम ये स्कीम्स के नाम लिख देंगे, फूड सिक्योरिटी एक्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ है, हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको आगे लेके जाएं। बस हमें कोशिश ये करनी है कि जो स्कीम है ये बेनिफिटेड लोगों के पास में पहुँचे, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है? सोवरेनिटी और सोशलिस्ट में कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं, मुझे आपको एक चीज़ और समझानी है। 3 वर्ड में डिफरेंस है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों वर्ड में डिफरेंस है। हम हमेशा इन तीनों वर्ड्स को एक मीनिंग समझते हैं। लिबरलाइजेशन मतलब इकोनॉमी को खोल देना। पहले हमारे यहाँ लाइसेंस राज चलता था, ठीक है, अगर किसी को इंडस्ट्री ओपन करनी है तो एक बहुत टफ प्रोसेस थी, लाइसेंस लेना पड़ता था। तो लिबरलाइजेशन मतलब लाइसेंस राज को ख़त्म करना, इकोनॉमी को हम ओपन कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट प्लेयर का इकोनॉमी में आना, वो आ रहे हैं, वो अपनी इंडस्ट्री, अपनी कंपनी लगा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरा वर्ल्ड एक हो गया है, ठीक है। अगर अमेरिका में कोई इवेंट हुआ है तो उसका कहीं ना कहीं इंडिया पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। तो इन तीनों वर्ड में डिफरेंस है, हमें इन तीनों वर्ड्स का लिटरल मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। इस वीडियो के नोट्स आपको नीचे दिए गए लिंक में मिल जाएंगे। थैंक यू।